नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ वो खबर जिसका दुनिया पर असर होता है, दुनिया के अलग अलग देशों पर इंपैक्ट होता है। हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं कौन सी खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी खबर दुनिया पर क्या असर डाल रही है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, जिसे हम आप तक पहुंचाते हैं वर्ल्ड नाउ के जरिए। वर्ल्ड नाउ में आज जिन खबरों की हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले एलन मस्क के बारे में बात करेंगे, जो पहले ही सबसे अमीर शख्स के तौर पर दुनिया में शुमार है, लेकिन उनकी सैलरी का प्लान जो सामने आया है वो कई देशों की जीडीपी को मात दे रहा है। मस्क के लिए अब तक के सबसे बड़े वेतन पैकेज शर्तों के साथ मंजूर करने के लिए आगे भेजा गया है। सैलरी प्लान क्या है, कितना पैसा एलन मस्क सैलरी के तौर पर डिमांड कर रहे हैं अपनी कंपनी टेस्ला से। माना यह जा रहा है उन्होंने अपनी तनख्वाह $1 ट्रिलियन मांगी है। आपको बताएंगे आखिर क्यों कॉर्पोरेट इतिहास की यह सबसे बड़ी डील है। ऐसे ही मस्क ने कैसी डील की है और किस तरह का पैकेज उन्हें अभी तक मिलता आ रहा है। एलन मस्क के बारे में आपको बताएंगे कि आज वो उस मुकाम पर कैसे पहुंचे। इसके साथ ही मस्क के रोबोटिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और स्पेस प्रोजेक्ट की बात करेंगे। उनका बिजनेस एम्पायर कितना बड़ा है ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद बातचीत होगी अमेरिका से आई बड़ी खबर की, ट्रंप की विरोधी नैन्सी पेलोसी की, जिनके रिटायर होने पर ट्रंप खुशी से फूले नहीं समा रहे। कह रहे हैं कि दुष्ट महिला से छुटकारा मिल गया। आखिर नैन्सी पेलोसी कौन थी जिसने ट्रंप की नाक में दम किया हुआ था। साथ ही आपको बताएंगे नैन्सी अमेरिका में इतनी ताकतवर महिला कैसे बनी। नैन्सी डेमोक्रेट थी, स्वाभाविक है ट्रंप के साथ टकराव होगा ही होगा, लेकिन स्पीकर पद पर रहते हुए ट्रंप और नैन्सी के बीच टकराव कई बार दिखा। इनके विवाद हेडलाइन तक बने। बताएंगे वो इंसिडेंट कौन से हैं जो सुर्खियों में रहे। ट्रंप हमेशा से ट्रांसजेंडर विरोधी भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब अमेरिका में पासपोर्ट में 2 जेंडर पर मुहर लगी है, जिससे कई ट्रांसजेंडर्स का भविष्य अधर में लटक गया है। आखिर वो कौन सी नीति है जो ट्रंप अमेरिका में अपना रहे हैं और से ट्रांसजेंडर पर अमेरिका में कितना असर होगा, क्योंकि अमेरिका में अब 2 ही जेंडर माने जाएंगे, मेल और फीमेल। ट्रंप इससे काफी खुश हैं, लेकिन ये विवाद कितना गहरा ये जानना जरूरी है। फिर बात करेंगे उस देश की जहां सदियों से एक ही शासक राज कर रहा है, एक ही मुखिया बन रहा है। यह है दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक। आखिर कहां है ये देश और ऐसा क्यों है। राष्ट्रपति की 8वीं बार शपथ, लेकिन देश गुस्से से उबल रहा है। आखिर जनता अपने राष्ट्रपति से क्यों दुखी है, कौन से मुद्दे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, और राष्ट्रपति उस ऐशो आराम के बारे में बात करेंगे जो जनता को अब चुभने लगी है। गरीब देश होने के बावजूद राष्ट्रपति कैसे इतने शानो शौकत से रहते हैं और उन्हें रोमिंग राष्ट्रपति क्यों कहा जाता है। फिर बात करेंगे ममदानी के न्यूयॉर्क की, जहां पर यहूदियों के लिए खतरा मंडरा रहा है। नेतन्याहू ने मुसलमानों को चेतावनी दी है, जिसके बाद न्यूयॉर्क में टेंशन बढ़ गई है और इजराइल ने अपने लोगों के लिए न्यूयॉर्क खाली करने के लिए कह दिया है। इजराइल को न्यूयॉर्क में बसे यहूदियों की चिंता सता रही है। ममदानी की बंपर जीत के बाद अमेरिका के दक्षिणपंथी संगठनों के साथ साथ इजराइल चिंतित है यहूदियों को लेकर और न्यूयॉर्क खाली करने को कहा गया है। इजराइल की तरफ से जितने यहूदी वहां रह रहे हैं उनको फौरन न्यूयॉर्क से जाने को कहा गया है। ऐसे में लाखों लोग न्यूयॉर्क छोड़ सकते हैं और न्यूयॉर्क की हालत बद से बदतर जा सकते हैं। बताएंगे आपको इस क्राइसिस के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की। वर्ल्ड नाउ में बात एक ऐसे इंसान की जिसकी सोच आसमान से आगे निकल चुकी है, जिसके सपनों की मंजिल धरती नहीं बल्कि मार्स प्लैनेट है, जिनका एक ट्वीट शेयर बाजार को हिला देता है और जिसकी हर कंपनी, चाहे वो टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो, पेपाल हो, स्टारलिंक हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हो, ये दुनिया में क्रांति का दूसरा नाम बन चुके हैं। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि विजनरी है, इन्वेंटर है और कई मायनों में भविष्य का निर्माता है। कहानी उस आदमी की जिसकी ताकत का लोहा दुनिया ही नहीं अंतरिक्ष भी मानता है। जी हां, बात हो रही है यहां इलॉन मस्क की। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क अब अमेरिका में एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने उन्हें एक ऐसी सैलरी पैकेज ऑफर किया है जो कॉर्पोरेट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सैलरी पैकेज होगा। हम और आप जब सैलरी की बात करते हैं, क्या लिमिट हो सकती है उसकी, कितने लिमिट तक जा सकता है। आपने मैक्सिमम सैलरी कितनी सुनी होगी, सालाना 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। लेकिन अगर हम आपको कहें कि टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने इलॉन मस्क के लिए
$1 ट्रिलियन यानी करीब 88 लाख करोड़ रुपए वेतन पैकेज को मंजूरी दी है। हालांकि एक खबर यह भी है अभी ताजा इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि इसमें डिस्प्यूट हो गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस पर राजी नहीं हो रहे हैं टेस्ला के, लेकिन जो कंपनी है, कंपनी ने इसे मंजूर किया है। अप्रूवल हालांकि अभी तक नहीं आया है। एक दिन को अगर हम इसमें बाइफर्केशन करें, 365 दिन होते हैं पूरे साल में, अगर एक दिन की सैलरी की बात करें, इस रकम को $1 ट्रिलियन को डिवाइड करके, तो एक दिन की सैलरी आपको पता है कितनी होगी इलॉन मस्क की? 24,000 करोड़ रुपए एक दिन की सैलरी। यह किसी भी कंपनी के सीईओ को दिया गया दुनिया का सबसे बड़ा सैलरी पैकेज है। यह डील सिर्फ एक पे चेक नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट दुनिया का रिकॉर्ड ब्रेकअप मोमेंट भी है। इतिहास में किसी भी सीईओ को इतना बड़ा पैकेज आज तक नहीं दिया गया है। बता दें कि इलॉन मस्क खुद ही टेस्ला के बॉस हैं और अब वो एक और इतिहास रच देना चाहते हैं। कंपनी के शेयर धारकों ने मस्क के सैलरी पैकेज को अभी तक मंजूर नहीं किया है। जो दुनिया के किसी भी कॉर्पोरेट लीडर ने आज तक नहीं देखा है वो सैलरी पैकेज है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अभी इस बारे में चर्चा ही कर रहे हैं। माना जाता है कि यह फैसला कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में लिया गया, जहां 75% शेयर धारक इस बात पर मंथन करते नजर आए। इस फैसले से टेस्ला के शेयर में उछाल भी देखा गया है। मस्क का कद पहले से और ज्यादा ऊंचा हो गया है। मस्क ने कहा है कि यह भरोसे का प्रतीक है, मैं टेस्ला को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क ने हाल ही में अपनी सालाना शेयर होल्डर्स मीटिंग में खास अंदाज दिखाया। मस्क ने अपनी मशहूर कंपनी के रोबोट ऑप्टिमस के साथ स्टेज पर डांस किया, जो इस मीटिंग की सबसे बड़ी आकर्षण बन गई थी। दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों के मालिक और अंतरिक्ष अभियान के सपने देखने वाले इलॉन मस्क ने इस बार अपनी सालाना मीटिंग में एक अनोखे अंदाज में इसे यादगार बनाया, जब उन्होंने स्टेज पर अपने रोबोट ऑप्टिमस के साथ डांस किया। जैसे ही डांस वो परफॉर्म करते नजर आए, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। ये तस्वीर आप देखिए, इलॉन मस्क किस तरह से स्टेज पर डांस करते नजर आए और कहा जा रहा है इस डांस में उनका साथ दिया उनके रोबोट ऑप्टिमस ने। बेसिकली टेक वर्ल्ड का आयरन मैन भी इलॉन मस्क को कहा जाता है। इलॉन मस्क ने एक बार फिर साबित कर लिया है कि उनके लिए स्काई इज नॉट द लिमिट है, बस एक और स्टॉप है। इलॉन मस्क को $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ का पैकेज, लेकिन इस रकम सीधे उनके हाथ नहीं आएगी। इसके लिए मस्क को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। फिलहाल मस्क की टेस्ला में हिस्सेदारी करीब 12% है, लेकिन इस नए प्रस्ताव के बाद यह बढ़कर 25% से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इस पैकेज की कुछ शर्तें भी हैं जिन्हें मस्क को पूरा करना होगा। टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या है वो टर्म एंड कंडीशंस, आइए देखते हैं जल्दी से। मस्क के सामने शर्तें ये होंगी कि जो $1.4 ट्रिलियन से बढ़कर $8.5 ट्रिलियन तक कंपनी को पहुंचाना होगा। यानी कंपनी की जो नेट वर्थ है उसे $8.5 ट्रिलियन तक ले जाना होगा। यानी एक नॉर्मल अगर इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें तो भारत की जीडीपी $4+ ट्रिलियन से लगभग डबल 8.5। इसके अलावा 10 लाख सेल्फ ड्राइविंग रोबोटिक्स व्हीकल्स को कमर्शियल ऑपरेशन में लाना होगा। कंपनी की आय और मुनाफे में लगातार वृद्धि जरूरी होगी। शेयर धारकों को तय रिटर्न देना अनिवार्य होगा। बोर्ड की परफॉर्मेंस रिव्यू में पास होना होगा। कंपनी का मार्केट वैल्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ाना होगा। यानी मस्क के लिए यह सिर्फ सैलरी पैकेज नहीं है, बल्कि एक मिशन है। मस्क के लिए टारगेट आसान नहीं होगा, लेकिन कंपनी के शेयर धारकों को उन पर भरोसा करना होगा। अब देखना होगा कि टेक कंपनी का ये दिग्गज, टेक कंपनी का ये आयरन मैन इलॉन मस्क इस चुनौती को कैसे हकीकत में बदलते हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क, जिनकी दौलत इतनी ज्यादा है कि कई देश के बजट उनके सामने फीके पड़ जाएं। कई देशों की जीडीपी उनके सामने नन्ही लगने लग जाए, बौनी लगने लग जाए। आखिर कितने अमीर हैं इलॉन मस्क, ये भी आपको बताते हैं। दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर बिजनेसमैन है, ये आपको पता है। इलॉन मस्क की कुल संपत्ति लगभग $500 बिलियन है। 2021 से वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। वो टेस्ला ओन करते हैं, स्पेस एक्स ओन करते हैं, ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से जानी जाती है उसको ओन करते हैं। टेस्ला में
20.5% की हिस्सेदारी है। स्पेसएक्स में 42% की हिस्सेदारी है। स्टारलिंक में 54% की हिस्सेदारी है। एक्स जो कि पहले ट्विटर था उसमें 74% से ज्यादा हिस्सेदारी है। फरवरी 2024 तक कुल संपत्ति 198.9 अरब डॉलर थी। बर्नार्ड आर्नोल्ट और जेफ बेजोस जैसे अरबपतियों को यह कड़ी टक्कर देते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क की कमाई के आंकड़े आपको चौंका देंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक मस्क हर सेकंड में करीब 114 डॉलर यानी 9,500 रुपए कमाते हैं हर सेकंड में। माइंड इट। सोचिए, जब आप ये खबर देख रहे हैं तब तक मस्क ने लाखों डॉलर कमा लिए होंगे। उनकी कमाई के आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि बिजनेस के दुनिया में उनकी बेमिसाल पकड़ और प्रभाव का सबूत भी है। जिस ताकत का लोहा दुनिया ही नहीं अंतरिक्ष भी मानता है, जो पृथ्वी को छोड़कर मंगल पर कॉलोनी बनाने के सपने देख रहा हो, जिसके समर्थन से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति चुना जाता हो, जिसकी कंपनी टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल, स्टारलिंक, ट्विटर यानी कि एक्स के सामने बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी पड़ जाती हैं। सवाल यह है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क आखिर अमीर कैसे बने? इतना पैसा रुपया कैसे उन्होंने जुटाया? आइए देखते हैं इलॉन मस्क के इस जर्नी की कहानी। जन्म हुआ 1971 में साउथ अफ्रीका में। इलॉन मस्क बचपन से ही कंप्यूटर के बड़े वो माने जाते थे क्लो और बहुत जबरदस्त तरीके से कंप्यूटर पर काम करते थे। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने पहला गेम ब्लास्टर बना दिया। छोटी उम्र से ही साइंस और इनोवेशन में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। अमेरिका में जब शुरुआत की तो 17 साल के थे और 17 साल की उम्र में वो कनाडा पहुंचे और फिर अमेरिका पहुंच गए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से उन्होंने पढ़ाई की। स्टैनफोर्ड छोड़ा ताकि खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। Zip2 से शुरुआत की। 1995 में पहला स्टार्टअप बनाया Zip2, जो कि ऑनलाइन सिटी गाइड थी। 1990 में कॉम्पैक्ट ने इसे $300 मिलियन में खरीद लिया। पहली बड़ी कमाई, यहां इलॉन मस्क को $22 मिलियन मिले। फिर पेपाल का जादू चला। Zip2 बेचने के बाद X.com बनाया, जो बाद में पेपाल बन गई। 2002 में eBay ने पेपाल को 1.5 बिलियन में खरीद लिया। मस्क को इससे $180 मिलियन मिले। फिर स्पेसएक्स की उड़ान शुरू हुई। 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की। मकसद यह था मार्स प्लैनेट पर कॉलोनी बसाना। शुरुआत में 3 बार रॉकेट फेल हुए, चौथी बार सफलता मिली। आज स्पेसएक्स नासा और दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। टेस्ला का सफर भी जान लीजिए। 2004 में टेस्ला मोटर्स से जुड़े इलेक्ट्रिक कारों को और ज्यादा कूल और पॉपुलर बनाया। आज टेस्ला की मार्केट वैल्यू जो है वो $1 ट्रिलियन के भी पार है, $1.5 ट्रिलियन। इसके बाद न्यूरोलिंक, इसके बाद बोरिंग कंपनी और एक्स जो कि अब जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। न्यूरोलिंक दिमाग और मशीन को जोड़ने की कोशिश है जिस पर वो काम कर रहे हैं। बोरिंग कंपनी ट्रैफिक खत्म करने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं और एक्स के जरिए सोशल मीडिया पर दुनिया भर की राय लोग अपनी रखते हैं। आज मस्क की संपत्ति $500 बिलियन के करीब है। हर सेकंड $114 से ज्यादा की कमाई करते हैं और शेयर धारकों ने दिया है $1 ट्रिलियन का वेतन पैकेज। एलन मस्क की सफलता की राह में उन्हें कई बार असफलता भी मिली, आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अडिग विश्वास और काम के प्रति जुनून ने उन्हें हर बार उठ खड़े होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एक आदमी जिसने दुनिया बदलने का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। एलन मस्क की जिंदगी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते में आने वाले हर एक संघर्ष को पार करने का नाम है। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो असफलताएं भी बड़ी होती हैं, चुनौतियां भी बड़ी होती हैं, लेकिन जब आप इन बड़ी असफलताओं को, बड़ी चुनौतियों को पार करते हैं तो फिर आपको आपके सपनों को पाने से कोई नहीं रोक सकता। मस्क की तरह अगर हम अपने विश्वास और मेहनत को बनाए रखें किसी भी काम में जो हम कर रहे हैं, तो फिर कोई भी सपना असंभव नहीं है। और 2 लाइन इलॉन मस्क के लिए याद आती है, ये कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इलॉन मस्क की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है, संघर्षों और चुनौतियों से घबराना नहीं है, अपने काम पर आगे बढ़ते रहना और विश्वास अपने काम पर, अपने आप पर रखना है।
वर्ल्ड नाउ में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिका की उस मशहूर महिला की जिसने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। नैन्सी पेलोसी, जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पहली महिला स्पीकर और अमेरिकी राजनीति की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। लेकिन उनके ऐलान के बाद ट्रंप जो है वो पार्टी मना रहे हैं। जी हां, खुशियां मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि पेलोसी ने ऐलान किया है कि वो 2026 में चुनाव नहीं लड़ेंगी और अपना कार्यकाल पूरा करके राजनीति से संन्यास ले लेंगी। पेलोसी ने वीडियो जारी कर कहा, मैंने पूरी देशभक्ति और गर्व के साथ दुनिया भर में अपने शहर और अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। सैन फ्रांसिस्को के लिए संदेश है, अपनी शक्ति को पहचानो। हमने इतिहास रचा है, प्रगति की है और आगे भी बढ़ते रहेंगे। पेलोसी ने अपने राजनीतिक जीवन में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को का करीब 40 साल तक प्रतिनिधित्व किया। लेकिन नैन्सी के संन्यास लेने की घोषणा से एक आदमी बहुत खुश है और उनका नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने पेलोसी के संन्यास की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेलोसी पर निशाना साधा और उन्हें दुष्ट महिला करार दिया। ट्रंप ने कहा कि वो एक खराब महिला थी जिन्होंने खराब काम किया, जिससे देश को भारी नुकसान हुआ और अमेरिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बुरी थी। हालांकि ट्रंप और पेलोसी के बीच लंबे वक्त से टकराव रहा, दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने गए। पेलोसी का एक कदम ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव की मांग तेज हो गई है और उनके रिटायर होने के साथ ही डेमोक्रेट पार्टी में नेतृत्व की नई दौड़ शुरू होने की संभावना है। कैलिफोर्निया में उनके निर्वाचन क्षेत्र से कई युवा और अनुभवी नेता अब आगे आने की तैयारी कर रहे हैं। नैन्सी 2027 में अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाएंगी, लेकिन नैन्सी का कार्यकाल अमेरिकी संसद में महिलाओं के लिए नई मिसाल कायम करता है। नैन्सी करीब 4 दशक तक अमेरिकी राजनीति की एक प्रमुख आवाज बनी रही। वो न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी का चेहरा बनी, बल्कि अमेरिकी विधायी व्यवस्था में शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक भी बनी। आइए आपको बताते हैं आखिर नैन्सी का सफर यहां तक कैसे बना, कैसे वो इतनी पावरफुल हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख नेता हैं। 1987 में सैन फ्रांसिस्को से सांसद चुने गए। 2002 में डेमोक्रेटिक पार्टी की हाउस लीडर बने। अमेरिकी संसद में पार्टी की पहली महिला नेता बनी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर बनने वाली पहली महिला बनी। 2007 में पहली बार हाउस स्पीकर बनी। यह पद अमेरिकी सरकार में तीसरी सबसे ताकतवर पद मानी जाती है। दोबारा 2019 से 2023 तक पद संभाला। यह पद बहुत ही शक्तिशाली होता है। कई महत्वपूर्ण कानूनों के पास होने में भूमिका निभाई। ओबामा केयर अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए बनाया। आर्थिक सुधार पैकेज 2008 के आर्थिक संकट से निपटने के लिए दी। अमेरिकी विदेश नीति, आर्थिक नीति और कई सामाजिक मुद्दों पर उनका प्रभाव दिखा। ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाभियोग प्रस्ताव की अगुवाई भी की और यही वजह थी कि पेलोसी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 36 का आंकड़ा रहा। नैन्सी ने जब काम शुरू किया तब डेमोक्रेटिक पार्टी लगभग 40 साल के से हाउस पर काबिज थे। फिर पेलोसी धीरे धीरे पार्टी में ऊपर उठती गई। जब 2021 में बाइडेन के चुनाव जीतने से डेमोक्रेट सत्ता में आए तो नैन्सी उनके साथ थी। उन्होंने अपने छोटे से बहुमत वाले हाउस को काबू में रखते हुए ऐसे कानून बनाए जो जलवायु संकट से लड़ने और देश की सड़कों, पुलों और जरूरी उद्योगों को बेहतर बनाने पर फोकस थे। उनका दोनों डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति ओबामा और बाइडेन के साथ मिलकर काम करने का तरीका उन्हें देश में सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली लिबरल्स में एक बना गया। साथ ही वो महिला राजनेताओं के लिए एक नए दौर की ट्रेल ब्लेजर भी मानी जाती हैं। नैन्सी रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों की कड़ी विरोधी रही। जब राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आए, जिनका इतिहास विवादित रहा है, तो वो नैन्सी के सबसे बड़े विरोधी बन गए। इनके बीच लड़ाई बढ़ती चली गई। कई बार उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की कट्टर नेता कहा गया। उनके विरोध और आलोचना के कारण वो काफी चर्चित भी हुई। इसलिए नैन्सी के रिटायरमेंट से डोनाल्ड ट्रंप काफी गदगद नजर आ रहे हैं। 2019 में जब नैन्सी फिर से हाउस स्पीकर बनी और ट्रंप राष्ट्रपति बने, उस वक्त कई बार ऐसे टकराव हुए जो हेडलाइंस बनी। ट्रंप और नैन्सी के बीच 36 का आंकड़ा क्यों रहा, किस वजह से रहा, यह आपको बताते हैं। ओवल ऑफिस में बहस। दिसंबर 2018 में दोनों नेताओं के बीच विवाद हो गया। मैक्सिको बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए फंडिंग को लेकर मीटिंग हुई थी और ट्रंप इस दीवार के लिए अरबों डॉलर चाहते थे। नैन्सी और डेमोक्रेट्स इसका विरोध कर रहे थे। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यही वो वक्त था जब अमेरिका में इस बार में शटडाउन किया गया था। वजह
यही वाली बहस थी। इसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी। मीटिंग में ट्रंप ने शटडाउन की धमकी दी। पेलोसी ने कहा आपका शटडाउन होगा, हमारा नहीं होगा। यह जवाब पूरे अमेरिका में चर्चित हुआ। मीटिंग में बहस अमेरिका में लाइव दिखाया गया। इस टकराव के कुछ हफ्तों के बाद सबसे लंबा ऐतिहासिक 35 दिन का शटडाउन हुआ। हालांकि अभी भी अमेरिका में शटडाउन चल रहा है, जिसने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके बाद ट्रंप के खिलाफ नैन्सी ने 2019 में महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत की। ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव डाला है ताकि बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ जांच शुरू की जा सके। नैन्सी ने इसे संविधान के साथ खिलवाड़ बताया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने महाभियोग पास कर दिया, लेकिन सीनेट में ट्रंप को बरी कर दिया गया। स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच फरवरी 2020 में ट्रंप संसद में भाषण दे रहे थे। स्पीच खत्म होने पर नैन्सी ने ट्रंप से हैंडशेक की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने नैन्सी से हाथ नहीं मिलाया। नैन्सी ने कैमरे के सामने ट्रंप की भाषण की कॉपी फाड़ दी और यह तस्वीर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से वायरल हो गई। फिर आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप 2020 में चुनाव हार गए जब कैपिटल हिल पर हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजों को धांधली बताया था, इससे ट्रंप समर्थक नाराज हो गए थे। जनवरी 2021 में ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया। नैन्सी ने इस हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बताया। नैन्सी ने कहा वो ट्रंप के मुंह पर पंच करना चाहती हैं। फिर दूसरी बार ट्रंप के खिलाफ महाभियोग शुरू किया गया। फिर नैन्सी के पति का मजाक बनाया गया। साल 2022 में सैन फ्रांसिस्को में नैन्सी के घर पर फिर हमला हुआ। नैन्सी उस वक्त घर पर नहीं थी। हमलावरों ने नैन्सी के पति पर अटैक किया। 2023 में स्पीच के दौरान ट्रंप ने इस घटना का मजाक बनाया। जब यह खबर आई कि नैन्सी हाउस से हटने वाली हैं, तो ट्रंप ने खास तौर पर इन दोनों इंपीचमेंट को याद किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सम्मान है कि उन्होंने मुझे 2 बार इंपीचमेंट किया और दोनों बार पूरी तरीके से असफल रही। ट्रंप ने कहा वो अपनी पार्टी पर नियंत्रण तेजी से खो रही थी और वो कभी वापस नहीं आएंगी। नैन्सी का कांग्रेस में आखिरी बड़ा काम था प्रेशर कैंपेन चलाना। उनका लक्ष्य था कि जो बाइडेन सरकार की नीतियों और बिलों को जल्दी से जल्दी पास कराया जाए। यह 2022 के आखिरी महीनों से लेकर 2023 की शुरुआत तक चला, जब वो हाउस स्पीकर के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव पर थी। कई महत्वपूर्ण कानून पास हुए जो बाइडेन सरकार के लिए जीत साबित हुए। नैन्सी ने अपने आखिरी महीनों में डेमोक्रेटिक सांसदों को एकजुट रखा ताकि कोई भी पार्टी लाइन से हटकर वोट ना करे। इससे उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का एक मजबूत अंत किया। नैन्सी पेलोसी और डोनाल्ड ट्रंप की दुश्मनी सिर्फ राजनीति तक नहीं थी, ये अमेरिकी लोकतंत्र की 2 अलग अलग विचारधारा की टक्कर भी रही। एक तरफ नैन्सी की संविधान और लोकतंत्र की रक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी रही, तो दूसरी तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और सख्त नेतृत्व की राजनीति। इसलिए अब जब नैन्सी रिटायर हो रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये देखिए, एक झलक मैं आपको दिखाता हूं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और नैन्सी के बीच में काफी तीखी बहस हो रही है, और वो भी राष्ट्रपति के साथ इक्वली बहस कर रही हैं, डिबेट कर रही हैं। ये 2018 की तस्वीर है ओवल हाउस की, जहां पर व्हाइट हाउस के अंदर दोनों नेताओं के बीच। और ये देखिए, ये जो तस्वीर है जो वायरल थी, जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, यहां पर हैंडशेक करना चाह रही थी नैन्सी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हैंडशेक नहीं किया। और जब फाइल उनको दी गई, जिसका जिक्र अभी हमने किया कि उन्होंने फाइल फाड़ दी थी, तो ये देखिए, ये फाइल उनके हाथ में गई और उसके बाद उन्होंने इस फाइल को फाड़ दिया और वहीं टेबल पर रख दिया। इस तस्वीर की काफी ज्यादा पूरी दुनिया में चर्चा हुई। 2020 की तस्वीर है। ये तस्वीर जब आप देख रहे हैं, जब ट्रंप के 2020 में चुनाव हार गए, उसके बाद व्हाइट हाउस पर ट्रंप समर्थक चढ़ गए थे और वहां पर नेशनल गार्ड्स को बुलाना पड़ा था। इसके लिए इंपीचमेंट लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। हालांकि ये इंपीचमेंट, ये महाभियोग भी गिर गया था। इसकी वजह से भी ट्रंप और नैन्सी पेलोसी के बीच में काफी ज्यादा टकराव रहा। हालांकि अब जब नैन्सी रिटायर हो रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप खुश नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके रास्ते का एक और कांटा, एक और रोड़ा जा चुका है। लेकिन मुसीबतें इतनी आसानी से जाती नहीं है दर्शकों। एक छोटी मुसीबत जाती है, बकौल डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके लिए उसके सामने एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी होती है। तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अमेरिका में कई बड़ी मुसीबतों के बीच घिरे हुए हैं।
कुछ मुसीबतें खड़ी हुई हैं और कुछ मुसीबतों को तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनविटेशन कार्ड देकर, आमंत्रण पत्र देकर बुलाया है। खैर, आपको अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबरें हम बताते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड नाउ में बात कर रहे हैं अगली खबर की। अगली खबर में भी डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। ट्रंप तो ट्रंप है, वो अपने अतरंगीपन के लिए और बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे फैसले लेते हैं जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले किए हैं और साथ ही जो बाइडेन के कई फैसलों को पलट दिया है। आपको याद होगा, ट्रंप ने शपथ लेने के बाद जनवरी में कहा था कि अमेरिका में अब सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, एक मेल एक फीमेल। थर्ड जेंडर को अमेरिका में खत्म कर दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के दौरान इस साल जनवरी में विदेश विभाग को पासपोर्ट नियमों में बदलाव का आदेश दिया था। अब अमेरिका में थर्ड जेंडर को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। अब अमेरिकी पासपोर्ट पर थर्ड जेंडर का विकल्प नहीं होगा। पासपोर्ट पर केवल मेल और फीमेल का ऑप्शन दिया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा है कि अब अमेरिकी पासपोर्ट पर जानकारी देखकर लोग उसकी लिंग की पहचान कर पाएंगे जो उनके जन्म के समय दर्ज किया गया था। हालांकि 3 लिबरल जजों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई है। इस फैसले को ट्रंप प्रशासन की ओर से ट्रांसजेंडर अमेरिकियों के अधिकारों पर एक कड़े प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है। इस फैसले से निचली अदालतों के आदेश पलट दिए गए हैं और देश में ट्रांसजेंडर अधिकार और सुरक्षा को लेकर तीखी बहस चल गई है। इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन अब इस नीति को लागू कर सकता है, जबकि इसके खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पासपोर्ट पर जन्म के समय लिंग दिखाना किसी भी तरह से समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यह देश के जन्म स्थान दिखाने जैसा है। यह केवल फैक्ट शेयर करने जैसा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेशानुसार अमेरिका के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर केवल 2 जेंडर को ही मान्यता होगी। इससे पहले अमेरिकी न्याय विभाग और के आदेश इस आदेश को निचली अदालत ने हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राष्ट्रपति ट्रंप इस आदेश के खिलाफ एक क्लास एक्शन मुकदमा अभी चल रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह फैसला ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी लोगों के अधिकार पर गंभीर चोट है। अब अमेरिका में जो 2 जेंडर पॉलिसी है, यह क्या है, इसे डिटेल से समझते हैं। अमेरिका में अब केवल पासपोर्ट में 2 ही जेंडर मार्क होंगे। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर जारी किया। डॉक्यूमेंट के समय, जन्म के समय जो लिंग निर्धारित की जाएगी वही पासपोर्ट पर लिखा जाएगा। अब एक्स जैसे विकल्प नहीं होंगे। 1970 में अमेरिका में पासपोर्ट पर जेंडर दिखाने की शुरुआत हुई। 1990 में मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर जेंडर बदलने की अनुमति दी गई। 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासन में नियम बदले गए। बिना मेडिकल दस्तावेज के भी लिंग मार्कर चुन सकते थे। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में इस नीति को बदलते हुए सभी अमेरिकी नागरिकों को पासपोर्ट आवेदन पर पुरुष, स्त्री या तीसरा विकल्प एक्स, नॉन बाइनरी, इंटरसेक्स और जेंडर नॉन कंफर्मिंग लोगों के लिए चुनने की स्वतंत्रता दी गई थी। इस फैसले से अब यह स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, लेकिन जनवरी में दोबारा सत्ता में लौटने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक के बाद एक कार्यकारी आदेश जारी कर ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को अंकुश करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक आदेश में कहा था कि अमेरिकी सरकार केवल 2 लिंग यानी कि पुरुष और महिला को ही मान्यता देगी। ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों पर ट्रांसजेंडर पहचान को झूठा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में ट्रंप प्रशासन को सेना में ट्रांसजेंडर लोगों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति भी दी। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस नीति का बचाव करते हुए ट्रांसजेंडर सैनिकों पर आपत्तिजनक शब्द कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। यूएस में 30 साल के भीतर के लोगों में 5% से कुछ ज्यादा लोग खुद को ट्रांसजेंडर या फिर नॉन बाइनरी मानते हैं, यानी जो खुद को किसी जेंडर में काउंट नहीं करते। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि अमेरिका में कितने ट्रांसजेंडर हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। 28 लाख लोग खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं। 3 से 17 वर्ष के लगभग 7 लाख युवा भी इसमें शामिल हैं। महिलाओं की बात की जाए तो लगभग 6.98 महिलाएं खुद को ट्रांस मानती हैं। पुरुषों की बात की जाए तो लगभग 7.30 लाख लोग अपने आप को ट्रांस मानते हैं। और अगर
नॉन बाइनरी की बात की जाए तो लगभग 7.07 लाख लोग नॉन बाइनरी कैटेगरी में रहते हैं। मॉडर्न देश होने के बावजूद अमेरिका में LGBTQ+ को तुरंत मंजूरी नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हजारों प्रोटेस्ट और कैंपेन चले। 90 के दशक से हवा कुछ बदली और आगे चलकर 2015 में ओबामा सरकार ने कई फेडरल नीतियों में ट्रांसजेंडर्स के लिए जगह बनाई। सेम सेक्स शादियों को भी मान्यता मिली। साथ ही ट्रांस कपल के लिए बच्चों को गोद लेने की भी मंजूरी दी गई। बेहद विवाद के बीच भी ओबामा प्रशासन ने थर्ड जेंडर के आर्मी में जाने पर भी हामी भर दी, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोक दिया। लेकिन फिर बाइडेन सरकार आई 2021 में और उन्होंने आते ही इस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देकर इसको फिर से पलट दिया। ओबामा के समय अमेरिका में ट्रांसजेंडर के हक में कई बड़े कदम उठाए गए। वो कौन से कदम थे, इसको जानना जरूरी। आइए देखते हैं ओबामा ने इस समय अपने कार्यकाल में क्या किया। 2009 में ट्रांसजेंडर पर हमला आपराधिक बन गया, यानी से अपराध की कैटेगरी में लाया गया। ट्रांसजेंडर लोगों को कानूनी सुरक्षा मुहैया करवाई गई। 2011 में नौकरी में भेदभाव खत्म करने वाला कानून लाया गया। फेडरल जॉब्स में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए दरवाजे खुले। इसी के साथ स्कूलों में आजादी में ट्रांसजेंडर के बच्चों को मिली। यहां पर स्कूल में भी किसी तरह से भेदभाव ट्रांसजेंडर्स के बच्चों के साथ नहीं हो गया, ट्रांसजेंडर्स के साथ नहीं होगी। साल 2016 में ट्रांसजेंडर लोग सेना में भर्ती हो सकते हैं, यह भी आदेश पारित कर दिया गया। हेल्थ केयर में ट्रांसजेंडर को बराबर का अधिकार ओबामा ने दिया अपने कार्यकाल में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो शुरू से ही ट्रांसजेंडर विरोधी रहे हैं। उन्होंने वो सब खारिज कर दिया जो पहले की सरकारों ने ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाए थे। जो भी अधिकार दिए थे, जो भी फैसला किया था, सब पलट दिए गए। ट्रंप और उनके कुछ सहयोगी अक्सर ट्रांस समुदाय के खिलाफ बयान देते रहे हैं। जेंडर आइडियोलॉजी और वोक कल्चर जैसी बातों का मजाक उड़ाते रहे हैं। बड़ी आबादी अपनी लैंगिक पहचान बदल चुकी या बदलने की प्रोसेस में है, उन्हें भी डॉक्यूमेंट बदलने होंगे। इस आदेश से पासपोर्ट और वीजा जैसे सरकारी दस्तावेजों पर असर देखने को मिलेगा। पहचान को लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय को पहले से ही सामाजिक और मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है और यह फैसला उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ट्रांसजेंडर समुदाय और उनके समर्थक इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं। अमेरिका में कई जगह प्रोटेस्ट दिख सकता है। ह्यूमन राइट्स कैंपेन जैसे संगठन पहले से ही ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बात अगली खबर की। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर है एक ऐसे राष्ट्रपति से जुड़ी हुई जहां 45 साल तक देश का राष्ट्रपति बदला ही नहीं है। बार बार वही राष्ट्रपति जीते हैं, लेकिन कैसे जीत जाते हैं? क्योंकि वहां के लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सालों से एक ही राष्ट्रपति शासन कर रहा है और अब तो दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति का खिताब भी वो अपने नाम कर चुके हैं। ये सब कुछ हुआ है सेंट्रल अफ्रीका स्थित कैमरून में, जहां पॉल बिया एक बार फिर राष्ट्रपति के पद पर काबिज हो गए और इस बार उन्होंने अपना 8वां कार्यकाल शुरू किया है और ये कार्यकाल जब तक पूरा होगा तब तक वो 100 साल के ऊपर हो गए होंगे और पिछले 43 सालों से वो इस देश पर शासन कर रहे हैं और पद छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। कैमरून के दोबारा राष्ट्रपति बनते ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तस्वीरें देखिए आप। जैसे ही पॉल बिया ने शपथ ग्रहण की कैमरून में राष्ट्रपति पद के तौर पर, यह देखिए किस तरह से चारों तरफ आगजनी, हंगामा और विरोध प्रदर्शन, लोग सड़क पर उतरने लगे, आगजनी करने लगे। इसके बाद आर्मी को उतारना पड़ा, यानी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, बेशक आर्मी ही क्यों ना उतार दें। बात इतनी बढ़ गई कि विरोध प्रदर्शन पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 48 लोगों की जान चली गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में 48 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग कह रहे नहीं चाहिए ऐसा निकम्मा राष्ट्रपति। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पॉल बिया को पिछले हफ्ते 53.66% वोट के साथ एक आरामदायक अंतर से चुनाव का विजेता घोषित किया गया, जबकि विपक्षी नेता इस्सा तचिरोमा बकरी को 35.19% वोट मिले। उनका यह नया कार्यकाल उन्हें लगभग 100 साल की उम्र तक सत्ता में बनाए रखेगा। पॉल बिया 43 सालों से देश में शासन कर रहे हैं और अब 7 साल फिर से वो सत्ता में रहेंगे।
चुनाव का परिणाम जैसे ही घोषित किया गया, वैसे ही देश में विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर शुरू हो गए। दुआला शहर में सुरक्षा बलों से टकराव हो गया और 4 लोग मारे गए, 100 लोग गिरफ्तार किए गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी और सरकार पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाने लगे। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। मारोआ और गैरुआ जैसे दूसरे शहरों में भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब जल्दी से आपको पॉल बिया के बारे में बताते हैं। कैमरून के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया भी। कैमरून को आजादी 1960 में मिली थी। पहले राष्ट्रपति अहमदू अहीजो ने इस्तीफा दिया। फिर 1982 में पॉल बिया राष्ट्रपति बने और 1982 से लेकर अब तक वो लगातार सत्ता में। 2008 में राष्ट्रपति पद की सीमाएं उन्होंने खत्म कर दी थी। कैमरून में 2 ही लोगों ने देश की सत्ता की कमान आज तक संभाली है कैमरून की आजादी के बाद। शपथ ग्रहण में पॉल बिया ने राष्ट्र में व्यवस्था बहाल करने का वायदा किया और अशांति भड़काने के लिए गैर जिम्मेदार राजनेताओं और प्रवासी भारतीयों को दोषी ठहराया। बिया ने देश की जनता से कहा कि जैसे ही मैं पदभार ग्रहण कर रहा हूं, मैं उस स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से महसूस करता हूं जिससे हमारा देश गुजर रहा है। मैं हमारे सामने मौजूद चुनौतियों की संख्या और गंभीरता को महसूस करता हूं। मैं निराशाओं की गहराई और अपेक्षाओं के पैमाने को महसूस करता हूं। बिया ने अपने भाषण में आर्थिक विकास और एकता पर जोर दिया, लेकिन युवाओं की बेरोजगारी और अंग्रेजी भाषी क्षेत्र के विद्रोह जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधे रहे। बिया ने सालों तक सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखना पसंद किया है। इस चुनाव में सिर्फ एक बार प्रचार के लिए उतरे, जो कि मारुआ शहर में हुआ। वहां उन्होंने कहा कि लोगों से कि उनकी समस्याओं को वो समझते हैं और उनके अनुभव के दम पर वो समस्याएं हल की जा सकती हैं। बहुत ज्यादा पब्लिक में नजर नहीं आते हैं और बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन भी नहीं है और यही वजह है कि लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि उनका नेता उनके बीच जाता ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करता है, उनके बारे में जानता ही नहीं है। क्योंकि पॉल बिया देश के बजाय ज्यादा वक्त उन देशों में बिताते हैं जिन पर देश की समस्याओं को न समझने के आरोप लगते हैं और इनको एक और नाम दिया गया है, द रोमिंग प्रेसिडेंट। वो अपने देश से ज्यादा स्विट्जरलैंड में वक्त बिताते हैं, इसलिए कैमरून के लोगों में गुस्सा है। राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल का 15% वक्त विदेश में गुजारा है। जेनेवा के 5 स्टार होटल को दूसरा घर बना चुके हैं। यह होटल साल भर बुक रहता है। इसकी लागत करोड़ों यूरो में बताई जाती है। राष्ट्रपति सरकारी खर्चों पर पर्सनल टूर करते हैं। यात्राओं पर खर्च करीब $65 मिलियन पहुंच गया है। लोग बिया की फिजूल खर्ची की आलोचना करते हैं। वहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक कैमरून दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में 145वें स्थान पर है। साल 2025 में एक रिपोर्ट में बताया गया कि बिया सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कमीशन तो बनाया, लेकिन विपक्ष को दबाने के लिए। लोगों का कहना है कि जब देश में बेरोजगारी 35% और राष्ट्रपति के परिवार का ऐशो आराम भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, तो फिर लोग क्या करें। और कैमरून के बारे में बात करें तो यह मध्य अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट देश है। हालांकि इसे आजादी काफी लेट मिली। कैमरून के हिस्ट्री पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। कैमरून का सफर अभी तक का कैसा रहा है। पहले कैमरून में जर्मनी 1884 से राज करता था। पहले विश्व युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर जर्मनी से कैमरून को छीन लिया। युद्ध खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशंस ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। कैमरून का ज्यादा हिस्सा फ्रांस को और एक हिस्सा ब्रिटेन को मिला। फ्रांस ने कैमरून पर कब्जा कर लिया और फिर वहां अपना राज शुरू किया। फ्रांस ने वहां फ्रेंच भाषा, स्कूल और अपने नियम लागू किए। बाद में लोग फ्रांस के राज से आजाद होना चाहते थे। 1950 और 1960 के दशक के दरमियान कैमरून में बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता आंदोलन हुए। फ्रांस के खिलाफ लोग भड़क गए। 1960 में फिर कैमरून को लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति अहमद ओहिदो बने, जिन्होंने
1982 में पॉल बिया को सत्ता सौंपी और तब से पॉल बिया आज 2025 तक वहां काबिज है। लगातार सत्ता में बने रहकर कैमरून की राजनीति पर गहरा प्रभाव इन्होंने डाला है। पॉल बिया ने देश को एक पार्टी वाले शासन से धीरे धीरे मल्टी पार्टी लोकतंत्र की तरफ बढ़ाया। हालांकि उनके शासन में कई और विवाद और आलोचनाएं भी हुई। पॉल बिया ने कैमरून को अफ्रीका और दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत और स्थिर देश के रूप में पेश किया। पॉल बिया ने कैमरून के रिश्ते अफ्रीका के दूसरे देशों और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत किए। इससे देश को कुछ फायदे भी हुए, आर्थिक मदद और व्यापार भी बढ़ा। कैमरून को अफ्रीका का लघु महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहां लगभग 250 से ज्यादा भाषाएं और कई जातीय समूह मौजूद हैं। लेकिन कैमरून फिर भी एक गरीब देश के तौर पर गिना जाता है। कैमरून की जीडीपी $45 बिलियन के आसपास है। आबादी लगभग 3 करोड़ है। 43% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 1/3 लोग रोजाना $2 से भी कम में गुजारा करते हैं। 2 करोड़ 30 लाख नागरिक छोटे मोटे काम से गुजर बसर करते हैं। बेहतर जीवन के लिए लोग विदेश चले जाते हैं। 34,000 से ज्यादा लोग विदेश में रहते हैं। अर्थव्यवस्था का लगभग 20 से 25% हिस्सा कृषि से आता है। 40 से 45% रोजगार के लिए लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं। खनन और तेल का जीडीपी में योगदान 20 से 25% तक है। लोगों का मानना है कि बिया की लग्जरी यात्राओं और परिवार की खरीदारी पर खर्च होने वाले पैसे को एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जा सकता है। पॉल बिया की पत्नी भी कैमरून में फैशन आइकन मानी जाती हैं। उनकी लग्जरी वार्डरोब और हेयर स्टाइल पर होने वाला खर्च भी लोगों को चुभ रहा है। माना जाता है वो इस पर हजारों लाखों डॉलर खर्च करती हैं। मई 2025 में जेनेवा कोर्ट ने बिया की बेटी को दोषी ठहराया था। उस वक्त इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल सामने आई। बिया के बेटे पर तो मोनाको के पास लग्जरी घर खरीदने का आरोप है जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर्स में है। कैमरून में ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता सीमित है। कई जगहों पर परिवहन और संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं है। शिक्षा के अवसरों की कमी है। युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर नहीं है। सरकारी और प्रशासन स्तर पर भ्रष्टाचार है। औद्योगिक आधार कमजोर है जिससे आर्थिक विकास धीमा है। और राष्ट्रपति है कि वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और बार बार चुनाव भी जीत जा रहे हैं। उनकी जीत ने एक बार फिर साबित किया है कि अफ्रीका में जीवन भर की सत्ता की परंपरा कायम है। दुनिया की नजरें इस बुजुर्ग नेता पर टिकी हैं कि क्या वो इतिहास रचेंगे, चुनौतियों को चुनौती देंगे या फिर वो स्विट्जरलैंड में रहकर कैमरून को उसके हाल पर छोड़ देंगे। चलिए इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क के लिए इजराइल ने वार्निंग क्यों जारी की है? यहूदियों को इजराइल खाली करने को क्यों कहा है? क्यों लाखों लोग न्यूयॉर्क छोड़ देना चाहते हैं? जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं। यह पहली बार है जब दक्षिण एशियाई मूल के एक मुस्लिम नेता ने न्यूयॉर्क जैसा बड़ा और प्रभावशाली शहर जीता है। उन्होंने कैंपेन के दौरान मुस्लिम कार्ड खूब खेला, पॉपुलैरिटी बटोरी और बाकी समुदाय को फ्री लॉलीपॉप देकर अपनी तरफ कर लिया। यानी कि फ्री का लॉलीपॉप, फ्रीबीज जिसे कहते हैं हम और आप अपनी भाषा में, फ्रीबीज। इसका फायदा ममदानी को चुनाव में भरपूर मिला। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क के 16 से 30% यहूदी मतदाताओं ने भी ममदानी को वोट किया। ममदानी की जीत के साथ इस्लाम के प्रचार और बढ़ने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन अब इजराइल को न्यूयॉर्क में बसे यहूदियों की चिंता सताने लगी। इस देश ने ममदानी को हमास का हमदर्द घोषित किया है और अपने लोगों को फौरन वापस बुलाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल ने डर जारी किया है कि न्यूयॉर्क उसी आग में जलने वाला है जिसकी चपेट में लंदन आ चुका है। इजराइल के प्रवासी मामलों के मंत्री अमिचाई चिकली ने न्यूयॉर्क के एक नए मेयर के रूप में जोहरान ममदानी के चुने जाने पर चिंता जाहिर की है। मंत्री ने ममदानी को हमास का समर्थक बताते हुए यहूदियों के लिए चेतावनी जारी की है। उन्होंने अपने लोगों से शहर छोड़ने तक कह दिया है। चिकली ने कहा है शहर में आजादी की मशाल बुझ चुकी है। उन्होंने अपने बयान में चेतावनी दी कि न्यूयॉर्क खुली आंखों से उसी खाई में जा रहा है जहां पहले लंदन जा चुका और जो पहले लंदन को निगल चुका है।
उन्होंने कहा कि शहर के 13 लाख से अधिक यहूदी समुदाय को ममदानी के नेतृत्व में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चिखली मुसलमानों को लेकर अक्सर विवादित बयान देते हैं। हालिया में नेतन्याहू के मंत्री चिखली ने साउथ लेबनान में इजराइल के अवैध कब्जा, नस्लीय नरसंहार और गाजा में अवैध यहूदी बस्तियां बसाने के समर्थन में बयान दे चुके हैं। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की जीत से बौखलाए इजरायली मंत्री अभिचाई चिखली ने उन्हें हमास समर्थक करार दिया है। चिखली ने आरोप लगाया कि 34 साल के मुस्लिम नेता के विचार कट्टरपंथियों से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, जिन्होंने 25 साल पहले 3000 लोगों की हत्या की थी। चिखली का इशारा अमेरिका में 9/11 हमलों की ओर था। अब जोहरान ममदानी की बंपर जीत के बाद अमेरिका के दक्षिणपंथी संगठनों के साथ साथ इजराइल भी परेशान हो चुका है। जोहरान ममदानी के चुने जाने के बाद यहूदियों से इजराइल में ना बसने की अपील की जा रही है। माफ कीजिएगा, न्यूयॉर्क में ना बसने की अपील की जा रही है। अमिशाई चिखली ने कहा, न्यूयॉर्क के यहूदियों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो इजराइल को अपना नया घर बना लें, न्यूयॉर्क छोड़ दें। क्वींस से विधानसभा सदस्य रहे जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में बड़ी संख्या में उदारवादी यहूदियों ने भी समर्थन किया था। हालांकि ममदानी की जीत से सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि कई कट्टरपंथी इजरायली यहूदी नेता और नेतन्याहू भी नाराज हैं। युगांडा में जन्मे प्रगतिशील डेमोक्रेट ममदानी गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान के मुखर आलोचक रहे हैं, जिसे उन्होंने नरसंहार कहा है। अरब देशों में सोशल मीडिया यूजर्स ममदानी की जीत को इजराइल विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक रुख की सफलता के तौर पर देख रहे हैं। जोहरान ममदानी का लगातार कट्टरपंथी यहूदी विरोध सामने आया। जोहरान ममदानी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान गाजा नरसंहार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और इजराइल पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया। बेंजामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क पहुंचने पर गिरफ्तारी का आदेश देने का भी ममदानी ने वादा किया था। इसका एशियाई मूल के अमेरिकी नागरिकों के साथ स्थानीय वोटर्स पर बड़े पैमाने पर असर हुआ। न्यूयॉर्क सिटी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए जानी जाती है और खासकर अप्रवासी लोगों के लिए यहां ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू, सिख कई समुदाय के लोग रहते हैं। 48% लोग ईसाई हैं, 11% लोग यहूदी हैं। मुस्लिम आबादी लगभग 9% है। शहर में मुस्लिम आबादी भली अल्पसंख्यक हो, लेकिन क्वींस जैसे इलाके में उनकी भागीदारी सक्रिय है। अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन काउंसिल CAIR के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में करीब 10 लाख मुस्लिमों से लगभग 3.5 लाख लोग वोटर रजिस्टर में हैं। हालांकि 2021 के मेयर चुनाव में इनमें से सिर्फ करीब 12% ने ही वोट डाला था। लेकिन अब यह तस्वीर बदल गई है। मुस्लिम और दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों की वोटिंग काफी बड़ी है। 2021 की तुलना में उनकी वोटिंग करीब 60% ज्यादा रही है। एक विविधता वाले शहर में ममदानी ने हर समुदाय को जोड़ने वाली रणनीति अपनाई। हालांकि उनकी पहचान और प्रचार के तरीके पर भी सवाल उठे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ने आरोप लगाया कि ममदानी की जीत से न्यूयॉर्क का इस्लामीकरण हो जाएगा, लेकिन न्यूयॉर्क के लोगों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया क्योंकि मैंडेट वैसा नहीं आया। और अब इजराइल न्यूयॉर्क में रहने वाले यहूदियों को कह रहा है कि वो फौरन न्यूयॉर्क खाली कर दें। तो क्या न्यूयॉर्क एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी है कि वो न्यूयॉर्क को दिया जाने वाला फंड लोएस्ट लेवल पर ले जाएंगे।